सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में दो टॉपिक कवर किए जाएंगे। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर सड़क मार्ग। देखेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यह सड़क मार्ग चर्चा का कारण बना हुआ है, और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे विशाखापत्तनम गैस लीक हादसे से, और देखेंगे उसको लेकर एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या आदेश दिए हैं। आइए इन दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर के सड़क मार्ग पर। अब देखिए आपको ये कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है, और एक और इमेज देख लीजिए। ये देखिए आपको एक जो है कि पर्वत दिखाई दे रहा होगा, और इस पर्वत की ओर जाते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, और यहीं पर एक पास में एक घर बना हुआ है जहां पे बस रुकी हुई है। दरअसल ये क्या है कि यहाँ पर यह चाइना का एक चेक पॉइंट है, और वहां से जो है कि पैदल लोग आगे बढ़ते हैं, और यह जो दूरी है काफ़ी ज़्यादा दूरी है तय कर फिर वहां पर जो है कि जाकर कैलाश पर्वत के दर्शन करके यह वापस आते हैं। कुल मिलाकर यह जो स्थान है यह धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, और इसी के कारण आए दिन ये चर्चा में बना रहता है। लेकिन इस बार चर्चा किसी अन्य कारण से इसकी हो रही है। कैलाश श्रेणी जैसा कि आपको पता है तिब्बत में स्थित एक रेंज है। रेंज का मतलब है एक पर्वत श्रृंखला है, और इसकी एक चोटी है जिसका नाम है माउंट कैलाश, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 6638 मीटर, और इसी की क्या है काफ़ी धार्मिक महत्व है इसका, और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, इसके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में अगर देखेंगे तो आपको दो झील दिखाई देगी, एक का नाम है मानसरोवर और दूसरे का है राक्षस ताल। तो यह जो दोनों झीलें हैं यह कहाँ पे हैं? कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में है, और इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? कैलाश मानसरोवर मार्ग के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए यह जो यहाँ से यह जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो झील वाला क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र से जब ग्लेशियर पिघलता है, झीलों में पानी ज़्यादा होता है तो कुछ नदियाँ निकलती हैं, और इस कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का उद्गम आपने पढ़ा होगा। कैलाश पर्वत का जो धार्मिक महत्व है वह न सिर्फ हिंदू धर्म में है बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या होता है? जो तिब्बत में एक उनका धर्म है जो कि बौद्ध धर्म जैसा है, लेकिन वह बौद्ध धर्म से अलग मानते हैं। इस धर्म को बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। बाकी हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीन धर्मों से आप परिचित ही हैं। इनमें भी जो है कि इसका धार्मिक महत्व, हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थल बताया जाता है, पृथ्वी का केंद्र बताया जाता है और स्वर्ग माना जाता है। यह जो मैंने आपको पर्वतीय क्षेत्र बताया, और जो है एक जो आपको मानसरोवर झील की लोकेशन मैंने लोकेट की आपको दिखाया, वह जो है कि उत्तराखंड की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जाने के तीन रास्ते हैं। एक रास्ता है उत्तराखंड से होकर जाता है, सभी रास्तों के मैप से मैं आपको से परिचित करवाऊंगा। दूसरा है सिक्किम से होकर, तीसरा है काठमांडू से होकर। काठमांडू नेपाल, सिक्किम, अभी इन तीनों को हम दिखाते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रहा, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको माउंट कैलाश। कहाँ पे लिखा है? ये देखिए यहाँ पर लिखा है। तो ये जो माउंट कैलाश लिखा हुआ है इसकी जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तिब्बत चीन, ब्रैकेट में चीन लिखा हुआ। पहले तिब्बत जो है कि एक आज़ाद जो है कि ऑटोनोमस क्षेत्र था, लेकिन अब क्या किया गया है? चीन के द्वारा उसका अधिग्रहण। अब उसके बाद देखिए नेपाल दिखाई दे रहा है। नेपाल से अगर पश्चिम की ओर देखेंगे तो आपको उत्तराखंड दिखाई देगा, और अगर नेपाल से आप पूरब की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्किम दिखाई देगा। मैं लोकेट भी कर देता हूँ, ये रहा देखिए सिक्किम है। यह नेपाल है। नेपाल में एक लोकेशन आप देख लीजिए, जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो काठमांडू है, और ये आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है। और देखिए ये रहा माउंट कैलाश। अब यह देख जो क्षेत्र है इन तीन रास्तों से होकर लोग जाते हैं।
एक और मैप देख लीजिए। ये देखिए आपको एक और मैप दिखाई दे रहा है और माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक की लोकेशन आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए ये रहा लोकेशन और ये रहा आपका एक दर्रा जिसका नाम है नाथुला दर्रा। और यहाँ से होकर लोग जाते हैं। दूसरा एक विकल्प ये है कि काठमांडू से होकर ऐसे जाते हैं। तीसरा एक विकल्प ये है कि यह उत्तराखंड से होकर ऐसे जो है कि यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो हम जो अभी डिस्कस करेंगे वह डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वाला जो रास्ता है इस पर बात करेंगे। सिक्किम काठमांडू मार्ग से होकर जो जाने वाली सड़कें हैं वह दरअसल जो है कि ज़्यादा लंबाई वाली हैं, अर्थात वहाँ से जाने के लिए आपको काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करना होता है। लगभग अगर मैं एक एग्जांपल सेट करूँ तब आप समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति को अगर दिल्ली से मान लीजिए मानसरोवर झील जाना है, कैलाश पर्वत जाना है, तो अगर वह सिक्किम या काठमांडू जो मैंने आपको दिखाया वहाँ के रास्ते अगर वह जाए तो लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी उसको पड़ती है। अर्थात कुल मिलाकर ये जो सिक्किम और जो काठमांडू वाला ये जो रास्ता है, इस रास्ते में आसानी ये है कि आपको कई जगह हवाई सुविधा मिल सकती है, हवाई यात्रा कर सकते हैं। बाय फ्लाइट आप दिल्ली से काठमांडू जा सकते हैं या दिल्ली से आप जो है कि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से सिक्किम होते हुए आप जो है कि जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हवाई मार्ग भी यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूरी क्या है, ज़्यादा है। और जब कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है अर्थात कैलाश मानसरोवर झील के पास जाता है तो उसको जो है कि तिब्बत से होकर गुजरना पड़ता है। तिब्बत अर्थात इस समय चीन से होकर गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति कोई भी वहां पहुंचता है तो कैलाश मानसरोवर के पास में जो क्षेत्र है बिल्कुल आपको वहां पर्वत के पास नहीं छोड़ा जाता, झील के पास नहीं छोड़ा जाता। लगभग एक एरिया है उसमें आपको पैदल ही चलना पड़ता है और वह जो एरिया है वह 43 किलोमीटर का है। अर्थात आप किसी भी एरिया से जाएं, चाहे उत्तराखंड होकर जाएं, चाहे आप जो है कि सिक्किम होकर जाएं या फिर जो है कि काठमांडू होकर जाएं, आपको जो 43 किलोमीटर की दूरी है इसको परिक्रमा के माध्यम से ही तय करना होता है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के द्वारा जाते हैं तो जो आपको 3000 किलोमीटर की दूरी है काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए जाने के लिए आपको एक रास्ता है वह उत्तराखंड का और वह है लीपू लेक का दर्रा। तो मैं आपको उससे भी परिचित करवा देता हूँ। आप उसकी लोकेशन देख लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले आपको मैं मैप से ही परिचित करवा देता हूं, वो जो है कि आपका लीपू लेक। ये देखिए एक आपको यहाँ पर एक जो है कि इमेज दिखाई दे रहा होगा और देखिए इधर नेपाल लिखा है, इंडिया लिखा है और इधर तिब्बत चीन लिखा। यहीं बॉर्डर के पास में देखिए यह दिखा लीपू पास लिखा, लीपू लेक दर्रा जो है कि आपको दिखाई देगा। पास का मतलब होता है दर्रा। तो यह एक रास्ता है, इधर से होके जाएंगे। अभी मैं लेके चलूँगा आपको उत्तराखंड के रास्ते से लेके चलूंगा। थोड़ा सा इमेज को आप समझ लीजिए, देख लीजिए। और देख लीजिए उसके बाद एक और रास्ता देख लीजिए, ये रहा माउंट कैलाश वाला ये जो क्षेत्र है और यह जो देखिए आपका लेक मानसरोवर है और ये देखिए यहाँ पर भी इसमें भी आप देख सकते हैं लीपू लेक जो है कि पास दर्रा है। यह लीपू लेक पास और दर्रा कहाँ पे भारत में है, उत्तराखंड राज्य में है। यहाँ पर आपको जाने के लिए क्या करना होगा, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के रास्ते से आपको बढ़ना होगा। तो जो हम बात कर रहे थे लीपू लेक और यहीं से हम अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लीपू लेक जो दर्रा है वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। भारत, चीन और नेपाल के जो बाउंड्री लगती है, जो ट्रायंगल बनता है उसके समीप में है और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये चाइना में। अब यहाँ से क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड अर्थात के रास्ते से होकर जब जाएंगे तो आपको लीपू लेक जो दर्रा है जो चीन की बाउंड्री के पास है उससे जाया जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ तक जाने के लिए उत्तराखंड के जो है कि क्षेत्रों से आपको गुजरना होगा और उत्तराखंड के जिस क्षेत्र से आप जो है गुजरेंगे उसका नाम है घाटिबगढ़। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के घाटिबगढ़ से होते हुए आप लीपू लेक दर्रे तक जाएंगे और उसके बाद से यह जो घाटिबगढ़ से लीपू लेक जाएंगे यहाँ तक आपको ये जो रास्ता है इसको सामान्यतः अभी तक पैदल ही तय करना होता था। अब क्या होता है, जब दर्रे से आप आगे जाएंगे और कैलाश मानसरोवर के झील के पास पहुंच जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि
43 किलोमीटर का जो एरिया है वह तो आपको परिक्रमा के माध्यम से ही तय करना है। लेकिन उत्तराखंड के घाटिवगढ़ से लीपू लेक का ये जो दर्रा है, जिसकी लंबाई लगभग अगर हम देखें तो 79 या 80 किलोमीटर अर्थात जो है कि 79 to 80 अर्थात 80 किलोमीटर के नियर अबाउट ये जो दूरी है इसको पैदल तय करना होता था। हाल ही में क्या किया गया है, रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबी सड़क को देश को समर्पित किया है, जो कि लीपू लेक दर्रा से होकर मानसरोवर की जो यात्रा लोग करते थे उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अर्थात जो मैंने आपको बताया कि घाटिवगढ़ से लीपू लेक दर्रे तक लोग पैदल जाते थे, वहीं पर अब क्या किया गया है, यह सड़क का निर्माण कर दिया गया। फिर से आपको देखिए मैं लीपू लेक दर्रा दिखाता हूं, तो यह जो आपका यह जो क्षेत्र है, यह जो दूरी है जिसको सामान्यतः पैदल तय करना पड़ता था, काफ़ी कठिन होता था और मानसून के समय और ऐसे मौसम में तो काफ़ी कठिन प्रक्रिया हो जाती थी। इसको क्या किया गया है, सड़क के माध्यम से अब जोड़ दिया गया है। और इसी को फिर से आप देख लीजिए, जो मैंने आपको मैप दिखाया था इसमें भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक सड़क बनाया गया है और इस सड़क का जो निर्माण किया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पर इंडिया और चाइना का जो सीमा है, बाउंड्री है, उसके पास में किया गया है, लीपू लेक तक इसको किया गया है। इस सड़क का जो निर्माण किया गया है यह BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है और यह सड़क क्या करेगा, धारचूला को लीपू लेक से जोड़ता है। धारचूला जैसे मैंने आपको बताया घाटिवगढ़ के पास में एक क्षेत्र है और वहां से इसको जोड़ता है। और जो यह जो दूरी थी अभी जो पैदल तय की जाती थी, अब इसमें आप क्या करेंगे, सड़क मार्ग के माध्यम से जो आपके साधन हैं अर्थात जिनकी अनुमति सरकार द्वारा दी जाएगी उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। इस सड़क जो परियोजना की जो है कि निर्माण किया गया है वो बनाया गया है सुरक्षा पर एक कैबिनेट समिति बनाई गई थी वर्ष 2005 में और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति जो बनाई गई थी 2005 में, इसने अनुमति दी थी कि हमें ऐसे सड़क की जरूरत है और इसी के कारण इसको जो है कि 2022 तक बनाना था, लेकिन सरकार ने जो है कि इसको 2 वर्ष पहले ही कंप्लीट करे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है यह बीजेपी या एनडीए के कार्यकाल में ही हुआ है, यह पहले से चला आ रहा है। 2005 में अनुमति दी गई थी, उसके बाद से ही प्रक्रियाएं चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ है कि इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सरकारों ने इस चीज़ को समझा, क्योंकि यह जो बॉर्डर वाला एरिया है यहाँ पर न सिर्फ हमको धार्मिक महत्व के कारण इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, बल्कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी जिससे हम वहाँ पर कभी भी अपनी एक्सेस को बना सकें। इस तरह से यह क्या किया गया है, इस सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है। इस नवीन सड़क मार्ग से अब क्या होगा, समय और पैसे दोनों की बचत होगी और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना योग्य है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से होकर मानसरोवर या कैलाश पर्वत तक जाता तो हमारी ही जिम्मेदारी बेसिक थी, क्योंकि जो यह पूरी यात्रा का लगभग 84% जो हिस्सा है वह इंडिया में ही आता है और मात्र 16% अर्थात 16% हिस्सा ही चीन के हिस्से में आता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, भारत ने अपनी उसी जिम्मेदारी को समझा, इसके महत्व को समझा और धार्मिक महत्व के साथ साथ स्ट्रेटेजिक महत्व को भी समझा और इसके कारण सड़क का निर्माण किया गया। ये इससे क्या हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्किम और काठमांडू के रास्ते से अगर वह जाएगा तो वह क्या करेगा, इससे लगभग काफ़ी लंबी दूरी तय करेगा। तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो सिक्किम और काठमांडू से जाने वाले व्यक्ति की तुलना में यहाँ पर आपको सिर्फ जो है कि लगभग 20% डिस्टेंस कवर करना है। अर्थात सिक्किम और काठमांडू का जो रास्ता है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा, लगभग अगर देखें तो 4 टाइम जो है कि ज़्यादा क्या है, लंबा है। इस रास्ते से क्या होगा कि अब जो है कि यह पूरा जो रास्ता होगा वह 20% तक सिमट गया है और यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अब जबकि सड़क मार्ग से आपको अगर आपको जाना होगा तो आसानी से कभी भी आप पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसा मैंने आपको काठमांडू और सिक्किम वाले रास्ते के संदर्भ में कहा था कि आपको एयर कनेक्टिविटी मिलती है, यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति अब लीपू लेक तक पहुँच जाता है तो उसके बाद से क्या है, काफ़ी
काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लिपुलेख दर्रे पर चीन सीमा में 5 किलोमीटर मार्ग छोड़कर संपूर्ण यात्रा अब क्या है लगभग वाहनों के माध्यम से तय की जा सकेगी। और जो आपको परिक्रमा करना है वो परिक्रमा तो क्या करना होगा, आपको पैदल ही करना होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे यह जो सड़क मार्ग है यह सिर्फ ना धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके लिए। इसका निर्माण जो किया गया है वीआरओ के द्वारा किया है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता ही यह है कि वह क्या करता है कि प्रेफरेंस बनाता है कि कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से ऐसे बाउंड्री वाले क्षेत्र हैं जहां पर हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चीन इस समय आक्रामक पॉलिसी अपना रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है, उसके लिए जरूरी था। अब आइए हम बात करते हैं विशाखापत्तनम केस पर। अब इससे पहले थोड़ा सा विशाखापत्तनम केस पर एक आप संस्था को समझिए जिसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी जो स्थापना हुई थी वह अक्टूबर 2010 को 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। और इसको जो स्थापित किया गया था वह किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। क्यों किया गया होगा इसका? दरअसल इसका उद्देश्य यह था कि जो देश की अन्य अदालतें, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर जो पर्यावरण संबंधी मामले आते हैं उनके केस को कम किया जाए, अर्थात पर्यावरण संबंधी केसेस को जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जो उसका दबाव उसको कम करके एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया जाए जिसके पास स्पेशलाइजेशन हो, जिसके निर्णय को पूरे देश में लागू किया जा सके और पूरी जो कार्रवाई है वो जल्दी हो सके। इसीलिए एनजीटी के सामने जो भी केस आते हैं 6 माह के अंदर उसका क्या करता है, निपटारा करता है। और ऐसा करने वाला अर्थात पर्यावरण के लिए किसी ट्रिब्यूनल का निर्माण करने वाला भारत जो है कि तीसरा देश है। इससे पहले जो है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ही किया था। हम बात कर रहे हैं 2010 में जब इसको स्थापित किया गया था। तो कहीं ना कहीं भारत यह दिखाता है कि पर्यावरण और उसको नियमों को लेकर सजग है और इसी के कारण इसने ट्रिब्यूनल किया है। और ट्रिब्यूनल को इसलिए बनाया गया है जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रक्रियाएं लंबित रह के लंबा ना खींचे, क्योंकि पर्यावरण को इस बीच काफी नुकसान हो सकता है। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो कार्यालय है, जो मुख्य कार्यालय हो तो दिल्ली में है, बाकी क्षेत्रीय कार्यालय इसका जो है कि पुणे में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और भोपाल में है। नेपाल थोड़ा सा गलत हो गया, आपको जो पीडीएफ मिलेगा सही होगा, तो भोपाल में इसके कारण। इस अधिकरण अपने आदेश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को, ध्यान दीजिए इसका यह क्या है कि अपने आदेश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य प्रकार के पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति अर्थात कंपनसेशन प्रदान कर सकता है। कुल मिलाकर अगर किसी भी व्यक्ति, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्वायरमेंटल लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसके वजह से जो भी कंपनसेशन बनता है वह कंपनसेशन देने का अधिकार एनजीटी के पास है। अर्थात आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यह संस्था नहीं दे सकती। साथ ही साथ कहा गया है कि क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली तथा उनका पुनर्निर्माण करवा सकता है। अर्थात मान लीजिए आपने क्या किया, कोई जंगल वाला क्षेत्र था, वहां पर कोई आयोजन किया, पेड़ों को काट दिया और वहां पर क्या कर सकता है, एनजीटी आदेश दे सकता है कि फिर से आप पेड़ लगाइए, उस क्षेत्र को फिर से हरा भरा कीजिए। ये भी इसके क्या है, अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अब आप समझ गए हैं एनजीटी। अब इसी को हम जोड़ते हैं करंट टॉपिक। हाल ही में क्या हुआ है, एलजी पॉलीमर्स कंपनी विशाखापत्तनम में स्टायरीन गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग अभी भी क्या है अस्पताल में भर्ती हैं। तो एनजीटी ने क्या किया, घटना के अगले ही दिन स्वतः संज्ञान लेते हुए अर्थात खुद से इस केस को देखते हुए इस पर सुनवाई प्रारंभ कर दी। और एनजीटी ने क्या किया है कि अभी सुनवाई करके 19वीं शताब्दी के एक ब्रिटिश कालीन जो है कि एक नियम है जिसका नाम है सख्त दायित्व, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत एलजी पॉलीमर्स को जो है कि प्राइमा फेसिया जो है कि क्या किया है, पहला जिम्मेदार माना है। इसको थोड़ा आसान शब्दों में मैं समझाता हूं कि एक जो है कि ब्रिटिश एज में जब हम औपनिवेशिक काल में थे, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है, कानून का मतलब यह है कि एक नियम है, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है जिसका नाम है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जैसा कि है सख्त दायित्व। तो सख्त दायित्व का मतलब है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी नियम का उल्लेख करते हुए एनजीटी ने क्या किया है, एलजी
पॉलीमर्स को प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसियम का मतलब होता है जो उसको पहले नजर आया, उसके आधार पर उसने कहा कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, संवैधानिक, विधिक और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया है और इसके तहत इनको क्या किया गया, क्षति जो है कि जिम्मेदार माना गया। अब प्रश्न आएगा ये जो है कि आपका जो है कि सख्त दायित्व सिद्धांत या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो यह सिद्धांत प्रिंसिपल यह कहता है कि अगर कोई औद्योगिक इकाई किसी ऐसे आपदा के लिए उत्तरदायी नहीं होगी यदि औद्योगिक पदार्थ का रिसाव किसी दुर्घटना या प्रकृति जन कार्य के अर्थात एक्ट ऑफ गॉड के तहत हुआ, अर्थात ऐसे में कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आपने ओ माय गॉड एक जो है कि एक मूवी आई थी, शायद इसी नाम की रही होगी, है ना। तो उसमें जो है कि एक सीन है कि यह डिसाइड करना होता है कि क्या जो प्रकृति के द्वारा किए गए कार्य हैं उनसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से यह जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि मान लीजिए कोई इकाई है, अगर उसमें कोई ऐसी घटना हो जाती है जो कि जानबूझकर नहीं की गई, आज ऐसे ही हो गई, या उसमें किसी प्रकृति के किसी एक्टिविटी जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसी किसी क्रिया का अर्थात जिसमें व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर कोई काम ऐसा क्षति हो जाता है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो उस कंपनी को किसी भी प्रकार के कंपनसेशन की देने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि ठीक है, हर जो है कि कंपनी की लायबिलिटी है, लेकिन यह लायबिलिटी तब शिथिल हो जाती है जब कोई दुर्घटना ऐसे ही हो जाए या वह प्रकृति के किसी कारक फैक्टर की वजह से हो। लेकिन एनजीटी ने यहाँ यह माना है कि इस मामले को देखकर लगता है कि उन्होंने कहा है कि कंपनी ने नियमों और दूसरे वैधानिक प्रावधानों, सुरक्षा के उपायों और क्षति अर्थात जो भी कोई प्रॉब्लम घटना हो जाती है तो कैसे जो है कि उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जाए, इसके रुकने के जो प्रावधान थे उनको कंपनी के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह क्या होता है, स्ट्रिक्ट जो है कि लायबिलिटी प्रिंसिपल के तहत इसको छूट मिलनी चाहिए, जो कि यह छूट की बात करता है। अर्थात अगर कोई घटना हुई है, उस घटना में अगर इस कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती तो माना जाता कि ठीक है, इसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एनजीटी ने पहली बार में अर्थात अभी जो सामने उसकी आया है उसको देखकर एनजीटी ने कहा कि वह कई प्रकार के नियमों और कानूनों का जो है कि पालन इस जो है कंपनी के द्वारा नहीं किया। इसीलिए एनजीटी ने एक क्या किया है, फैक्ट फाइंडिंग जो है कि कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है। यह जो है कि कमेटी क्या करेगी, यह देखेगी कि आखिर इस जो है कि कंपनी ने नियमों का पालन सही से किया था या नहीं किया था, और साथ ही साथ 50 करोड़ की प्रारंभिक जो है कि क्षतिपूर्ति अर्थात जो है कि प्राइमरी कंपनसेशन जो है कि अमाउंट देने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह है कि यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अभी जो है कि क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट से पहले इससे यह कहा गया कंपनी से कि पहले आपको क्या करना है, 50 करोड़ रुपए आप कंपेंसेशन के रूप में जमा करिए, फिर जब रिपोर्ट आएगी तो फिर हम देखेंगे कि आखिर इस पैसे को किस रूप में हमको दे। अर्थात कंपनी को अपनी बात, अपनी सभी चीजों को रखने के लिए बात कही गई है, लेकिन उसे अभी कंपनसेशन देना होगा। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व में जो है कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी और यह कमेटी 18 मई को अपनी रिपोर्ट देगी। इस जो है कि कमेटी में जो है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बी शेषासयान रेड्डी के अलावा रामचंद्रा मूर्ति, पुलपुती किंग जैसे कई नाम हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम आप याद रखिएगा, आदर्श कुमार गोयल जी। इनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बैठी है। यह 18 मई को अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद क्या होगा, एनजीटी अपना फाइनल आदेश देगा। फाइनल आदेश का मतलब यह है कि लाइसेंस रखना है नहीं या इसका कैंसिल कर देना है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एनजीटी ने सिर्फ कंपनी को जो है कि यह नहीं कहा है कि आपको कंपनसेशन देना है, साथ ही साथ अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार जो है कि पर्यावरण के जो कि प्रदूषण विभाग है उसको दिया गया है, कई
संस्थाओं को, यहाँ स्थानीय सरकार के डीएम को भी नोटिस दिया गया है कि वो यह देखें कि कैसे उनसे ऐसी चूक हुई, क्यों यह जो नियम बनाए गए थे कंपनी के वह क्यों उसका पालन नहीं हुआ। क्योंकि आप देखिए, पहला जो प्रश्न था कि आखिर यह इतनी घनी बसावट वाले एरिया में यह कंपनी कैसे कार्य कर रही थी। अगर कार्य कर रही थी तो इसने क्या जो है कि सुरक्षा के कुछ उपाय किए थे, सुरक्षा के उपाय किए थे तो सबसे पहले सुरक्षा को महत्व क्यों नहीं दिया गया, कैसे ये घटना हो गई, घटना होने के बाद कंपनी ने क्या क्या किया। तो कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों को क्या होगा, इस पर चेक किया जाएगा और इसी के लिए क्या किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। अब आपको एक घटना और थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, वह है 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो हुआ था। जब यह मामला कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट का यह मानना था कि भारत जैसे विकासशील और अधिक जनसंख्या वाले देश में कंपनियों की जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जो कि भोपाल की थी, उसने जो है कि किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया और साथ ही साथ उसके जो कर्ता धर्ता थे वह भाग भी गए, कुछ हम लोग नहीं कर पाए। तो उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि जो कंपनियां हैं उन कंपनियों पर दबाव होना चाहिए कि वह व्यक्ति की गरिमा और उनके जीवन के महत्व को समझें। और इसी के कारण जो है कि उस समय के जो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती, जिनका आपने नाम सुना होगा, यह काफ़ी परिचित नाम है, पॉपुलर नाम है। किस मामले में आपको पता है कि जो आप आरटीआई वगैरह और साथ ही साथ जो आपने देखे होंगे कुछ केसों की जो पीआईएल लगाए जाते हैं उसके संदर्भ में, ये काफ़ी बड़ा नाम है। खैर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती भी इसी के पक्ष में थे। और इसी में समय एक गैस आता है दिल्ली, एक जो है कि केस आता है दिल्ली का, उसका नाम है ओलियम गैस लीक केस 1986। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भारत जैसे विकासशील देश में सख्त जो है कि कानूनों की जरूरत है। और सख्त कानूनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी हमने अपनाई थी, सख्त जो है कि दायित्व का जो सिद्धांत जो है, जिसके तहत कंपनियों की लायबिलिटी चेक की जाती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो नियम हमने अपना रखा था वह पूरा जो है कि संपूर्ण नहीं है, अर्थात अपर्याप्त है। ध्यान दीजिए, यह क्या कहा जा रहा है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर ओलियम गैस लीक केस में अपर्याप्त माना गया था। और इसके स्थान पर कहा गया था हमें एक जो है कि इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए जिसका नाम है पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब है कि सब कुछ कंपनी पर जो है कि लागू होगा। इस नियम को अपनाया जाना चाहिए। क्यों अपनाया जाना चाहिए? क्योंकि हमें जो है कि कंपनियों पर जिम्मेदारी डालना चाहिए। बाद में यह एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ जोड़कर पढ़ा जाने लगा। 21 में क्या है, आपके जीवन का अधिकार है। तो जीवन के अधिकार को अगर किसी कंपनी के द्वारा इसका हनन किया जाता है तो वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है किसके तहत किया जाएगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल के तहत, ना कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो कि अभी एनजीटी ने अपनाया है। फिर आप कहेंगे कि आखिर एनजीटी ने इसको क्यों अपनाया, तो एनजीटी ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को इसलिए अभी सिद्धांत को इसलिए अपनाया है क्योंकि उसको यह लगा कि पहली नज़र में जो केस उसके सामने आया, जो तथ्य आए, उनको लगा कि इसके तहत कंपनी दोषी है, लेकिन कंपनी की बात भी अभी सुनी जानी है। इसी के कारण उसको 50 करोड़ का कंपनसेशन लगाया गया है। और जब पूरा केस आएगा, अर्थात जब एक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, तो उस समय एनजीटी क्या करेगा, वह एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर सकता है और आने वाले समय में इस कंपनी पर और भी कंपनसेशन लगाए जा सकते हैं अगर एनजीटी को लगता है कि इसका उल्लंघन हुआ है। एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 17 में पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को शामिल किया गया है, अर्थात जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो सिद्धांत था अब उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। और उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि लोगों के जान की जो क्षति होती है वह मिनिमाइज हो सके और कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझ सकें।
अब देखिए इस पे क्या होता है कि ये जो आपकी धारा 17 है इसके अनुसार क्या होता है कि कोई आपदा होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो अधिकरण अर्थात एनजीटी क्या कर सकता है, बिना त्रुटि का सिद्धांत अपना सकता है और आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। बिना त्रुटि का सिद्धांत का मतलब क्या है कि अगर आप कंपनी यह कहती है कि उसके साथ जो है कि कोई फॉल्ट नहीं उसके द्वारा हुआ है, अर्थात नो फॉल्ट प्रिंसिपल यह कहता है कि अगर मान लीजिए कंपनी यह कहती है कि नहीं उसके साथ कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, बावजूद एनजीटी आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। और इसलिए कार्रवाई कर सकता है क्योंकि अगर उसको लगता है कि आपदा में जो है कि क्या किया गया है, यह धारा 17 या फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत ही यह है कि जो भी कुछ होगा उसमें जिम्मेदारी कंपनियों की सबसे ज्यादा होगी, जबकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या था कि अगर प्रकृति के कारण या किसी अन्य ऐसे जिसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाती है तो कंपनी को कोई कंपनसेशन नहीं देना है। लेकिन यहां पे कहा गया है कि नो फॉल्ट प्रिंसिपल को अपनाते हुए कंपनी कहता है उसका कोई फॉल्ट नहीं, तब भी आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। यह इसलिए लाया गया था क्योंकि कंपनी या कोई भी ऐसा जो है कि समूह जिससे इस प्रकार का आपदा होता है वह यह ना कह सके कि नहीं आपको यह अधिकार नहीं है, या जो है कि अभी हम अपनी बात को जब पहले रखेंगे तब आप निर्णय दीजिए। निर्णय एनजीटी पहले भी दे सकता है अगर उसको प्राइमा फेसिया लगता है कि आपने गलत किया है, जैसा कि एनजीटी को इस समय लगा। तो कुल मिलाकर यह केस हुआ। अब देखिए समीक्षक दो तरह की चीजें कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह सही है कि भारत में जो कंपनियों की लायबिलिटी है उसके लिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत ठीक है, लेकिन कुछ समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा इस सिद्धांत में कुछ पैरामीटर्स बनाने होंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बाहर से कंपनियां आती रहें। अगर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत को अपनाते हैं तो बहुत सी कंपनियां यहां पर नहीं आएंगी। जैसा कि वो एग्जाम्पल देते हैं, हमारा जो न्यूक्लियर का सेक्टर है यहां पर जो हम रिएक्टर खरीदते हैं तो वहां पर भी ये बात होती है कि रिएक्टर की सप्लाई करने वाली कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी, और वहां कंपनी जो भारत जो डिमांड करता है जिम्मेदारी की वह कंपनियां उसको फॉलो नहीं करती, और इसलिए हमारा न्यूक्लियर सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेक्टर वो प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर एनजीटी और सरकारों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा एक समीक्षक का वर्ग मानता है। लेकिन अधिकांश की सहमति यह है कि कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है कि कंपनियों को फॉलो कराया जाना चाहिए। 18 मई को जब ये कमेटी रिपोर्ट देगी फिर देखेंगे कि आखिर जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत अभी एनजीटी को लगा कि इन्होंने गलत किया है, क्या यह इसमें कुछ और कंपनसेशन को बढ़ाते हैं या फिर कोई रिलैक्सेशन देते हैं, किस प्रकार की चीजें आती हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।